एक बेहद सख्त उसूलों वाला पिता, 19 साल का एक डरा हुआ नौजवान जिसने किताबी दुनिया के बाहर कुछ देखा ही नहीं है, कुएं पर खिलखिलाती हुई बेबाक औरतें, और अचानक नाक पर पड़ा एक जोरदार मुक्का। बिल्कुल, मतलब नाक पर एक जोरदार मुक्का। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं लग रहा है, लेकिन असल में ये 1915 के आसपास लिखी गई हिंदी की सबसे अजीब और सबसे गहरी प्रेम कहानियों में से एक की शुरुआत है। हाँ, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही अमर रचना बुद्धू का कांटा। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी कहानी के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये बहुत ही चौंकाने वाला संयोजन है। मतलब आमतौर पर जब हम 20वीं सदी की शुरुआत की प्रेम कहानियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फूल और चांदनी रातें आती हैं, है ना? हाँ, दबी हुई आवाजें और शर्मीली नजरें। एकदम सही। पर यहाँ एक नुक्का है और एक जहरीला कांटा है। ये दोनों चीजें एक पारंपरिक प्रेम कहानी के सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और शायद यही गुलेरी जी की सबसे बड़ी खूबी थी, वो सांचे तोड़ने के लिए ही लिखते थे। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज की इस चर्चा का उद्देश्य यही डिकोड करना है कि कैसे एक रिश्ते की शुरुआत हमेशा मीठी बातों या लव एट फर्स्ट साइट से नहीं होती। बिल्कुल। कभी कभी इसकी बुनियाद एक तीखे कांटे की चुभन और एक बहुत ही कड़वे टकराव पर रखी जाती है। ये सिर्फ एक लड़के और लड़की के टकरा जाने की कहानी नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये रूढ़िवाद और किताबी ज्ञान और असल जिंदगी की आजादी के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव है। तो इस टकराव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले मुख्य पात्र रघुरात की दुनिया में झांकना होगा। उसका व्यवहार, उसकी झिझक और उसका वो अजीबोगरीब गुस्सा। ये सब रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे उसके परिवार का एक बहुत ही दमघोटू माहौल था। हाँ, चलिए रघुनाथ की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। उसके पिता एक बैंक मैनेजर हैं और उनके उसूल ऐसे हैं कि मानो पत्थर की लकीर। बिल्कुल पत्थर की लकीर। मतलब अगर सुबह की चाय का एक प्याला पीना है तो बस एक ही पिएंगे, चाहे बाहर जेठ महीने की भयंकर तपती धूप हो या माँ की कंपा देने वाली सर्दी। उनका रूटीन कभी नहीं बदलता। ये अनुशासन कम और एक तरह की मानसिक जकड़न ज्यादा लगती है मुझे। एकदम सही कहा आपने। ये जकड़न सिर्फ उनके रूटीन तक सीमित नहीं थी। वो रोज अपने बेटे रघुनाथ को लाइब्रेरी इम्तिहान का एक पुराना किस्सा सुनाते हैं। हाँ, वो किस्सा। ये किस्सा उनके गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी का है, जिन्होंने एक बार लाट साहब यानी ब्रिटिश अधिकारी के सामने लाइब्रेरी की सारी किताबों का ऐसा मौखिक इम्तिहान दिया था कि सवाल पूछते पूछते लाट साहब की बांह दुख गई थी। हाँ, बांह दुख गई, लेकिन बाबूजी जवाब देते हुए नहीं थके। अब ये किस्सा रघुनाथ के घर में किसी धार्मिक कथा या पुराण की तरह रोज सुनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का असल मकसद क्या था? मकसद था दिमाग को एक मशीन बना देना। मतलब ये किस्सा उस औपनिवेशिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसका प्रतीक है, जहां रटने की क्षमता को सबसे बड़ा गुण माना जाता था। ओह, रट्टू तोता बनाना चाहते थे वो। बिल्कुल। पिता चाहते थे कि रघुनाथ बस एक रट्टू तोता बने जो आज्ञा का पालन करे और सवालों के जवाब दे, लेकिन खुद कभी कोई सवाल ना पूछे। और इन सख्त नियमों ने रघुनाथ को ऐसा बना दिया कि उसने 19 साल की उम्र तक दुनिया देखी ही नहीं। हाँ, अपनी माँ के अलावा उसने किसी दूसरी स्त्री से कभी आंख मिलाकर बात तक नहीं की थी। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो रघुनाथ का दिमाग एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जिसकी सीटी उसके पिता के कड़े अनुशासन ने पूरी तरह जाम कर दी थी। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। अंदर अज्ञानता और किताबी ज्ञान और बाहरी दुनिया के खौफ की भाप लगातार बन रही थी। हाँ। और ऊपर से समाज और अंधविश्वास का दबाव। हाँ, और वो दबाव अचानक शादी के रूप में सामने आता है। मतलब ग्रहों की स्थिति को लेकर एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है कि बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसे सिंहस्थ होना कहते हैं। अरे बाप रे, सिर्फ एक ग्रह की चाल के डर से? हाँ, पिता को डर सताने लगता है कि अगर अभी तुरंत शादी नहीं की तो अगले 2 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। रघुनाथ की अपनी कोई पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती। ये बात आज बहुत अजीब लगती है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी सोचेंगे कि सिर्फ एक ग्रह के बदलने से एक 19 साल के लड़के की जिंदगी का फैसला हो रहा है। उस दौर के समाज की हकीकत यही थी। विवाह कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं था, बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य था। पिता की कड़क परवरिश ने रघुनाथ के अंदर स्त्रियों को लेकर एक अजीब सी घबराहट भर दी थी। एक अनजाना सा खौफ। हाँ, वो विवाह को एक ऐसा जाल मानता था जिसमें सभी को एक ना एक दिन फंसना ही होता है। उसके पास खुद का कोई अनुभव नहीं था,
बस एक डरा हुआ दिमाग था। पूरी तरह से बेनकाब होता है जब वो अपनी परीक्षा देकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में रघुनाथ की मुलाकात घोड़े वाले इलाही से होती है। ये प्रसंग कहानी में बहुत अचानक आता है, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल। इलाही की अपनी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। वो अपनी गाड़ी कमाई से हज करने गया था, लेकिन उसके पीछे से एक क्रूर नवाब ने उसका घर जला दिया। उसकी जमीन छीन ली और उसकी पत्नी पर इतने भयानक अत्याचार किए कि तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकदम। गुलेरी जी ने इलाही का ये प्रसंग सिर्फ पन्ने भरने के लिए नहीं लिखा है। ये प्रसंग जमीनी हकीकत और भयानक गरीबी को दर्शाता है। हाँ, और सत्ता के क्रूर चेहरे को भी। जब रघुनाथ अपनी उस किताबी दुनिया के नजरिए से इलाही से पूछता है कि क्या उसने पुलिस या अदालत में फरियाद नहीं की, तो इलाही का जवाब एक करारा तमाचा है। हाँ, वो कहता है कि कचहरियां गरीबों के लिए नहीं है, वे तो सेठों के लिए हैं। ये एक वाकया रघुनाथ के सुरक्षित जीवन और बाहर की निर्मम दुनिया के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। रघुनाथ अभी तक जिस बुलबुले में जी रहा था, इलाही की कहानी उस बुलबुले से टकराती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी भयानक त्रासदी सुनने के बाद भी रघुनाथ पर कोई खास गहरा असर नहीं होता। वो बस उसे सुनकर आगे बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद कुएं पर एक बहुत ही मामूली सी घटना उसके ईगो को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। ये दिखाता है कि रघुनाथ का असली दर्द बाहरी दुनिया के दुखों से नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके खुद के नाजुक ईगो से जुड़ा था। वो कुएं वाला दृश्य कहानी का एक बहुत ही शानदार मोड़ है। दोपहर की कड़ी धूप है और रघुनाथ प्यास बुझाने के लिए एक कुएं पर रुकता है, जहाँ कुछ औरतें पानी भर रही हैं। अब रघुनाथ तो बोर्डिंग स्कूल के नलों का आदी है। उससे कुएं की रस्सी, बाल्टी और लोटा संभल ही नहीं रहा। डोरी उलझ जाती है और लोटा गिर जाता है। वो उन औरतों के सामने एक हास्यास्पद तमाशा बन जाता है। और यहीं पहली बार कहानी में एंट्री होती है भगवंती की, एक 14-15 साल की बेहद चंचल और निडर लड़की, जिसकी आंखों में शरारत है। हाँ, वो रघुनाथ की झिझक और उसके अजीब से बर्ताव को तुरंत भांप लेती है। भगवंती बिना किसी डर के सरेआम उसका मजाक उड़ाती है। वो हंसते हुए कहती है, ले मामी के पालतू, पानी पी ले, हाँ? शर्मा मत, तेरी बहू से नहीं कहूंगी। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, एक सीधा प्रहार था। ये सुनकर कुएं पर मौजूद पूरा महिला मंडल जोर जोर से खिलखिला उठता है। रघुनाथ का पुरुषवादी अहंकार तो शर्म के मारे जमीन में गड़ गया होगा। हाँ, यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। गुलेरी जी ने यहाँ शहर और गांव की औरतों की स्वतंत्रता का जो अंतर दिखाया है, वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। गुलेरी जो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि शहरों में जो लंबे घूंघट और पर्दा प्रथा है, उसके नीचे पाखंड ज्यादा है। गांव की औरतें उस दौर में भी पुरुषों से निडर होकर बात करती थी। हाँ, वे अनजाने पुरुषों को भाई कहकर संबोधित कर लेती थीं, और ये एक सामाजिक पासपोर्ट की तरह काम करता था, एक सुरक्षित दायरा देता था उन्हें। लेकिन रघुनाथ, जिसने हमेशा औरतों को एक रहस्य या खतरे के रूप में देखा था, इस निडरता को देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक औरत इतनी बेबाक कैसे हो सकती है। वो इतना घबरा जाता है कि बिना पानी पिए ही वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन वो अपमान उसके अंदर सुलगता रहता है। वो प्रेशर कुकर अब फटने की कगार पर है। हाँ, और यही दबा हुआ गुस्सा अगले दिन नदी के किनारे एक बहुत बड़ी, बल्कि मैं कहूंगा एक भयानक घटना का रूप ले लेता है। रघुनाथ अगले दिन एकांत में नदी किनारे बैठा अपनी दाढ़ी बना रहा है। उसे लगता है कि यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन तभी वो शीशे में देखता है कि वही कुएं वाली लड़की यानी भगवंती पास की एक चट्टान पर बैठी उसकी हर हरकत की नकल उतार रही है। रघुनाथ उस पर गुस्सा करता है, लेकिन भगवंती तो भगवंती है, वो एक कंकड़ फेंकती है। जवाब में रघुनाथ भी कंकड़ फेंकता है। खेल खेल में भगवंती का फेंका हुआ कंकड़ रघुनाथ के शीशे को तोड़ देता है। अब रघुनाथ का अहंकार, जो कुएं पर पहले ही आहत हो चुका था, पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो गुस्से से पागल होकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो प्रकृति के बीच है, किसी सुरक्षित बोर्डिंग स्कूल में नहीं। काई लगी चट्टान पर उसका पैर फिसलता है और वो सीधा धड़ाम से गहरी नदी में गिर जाता है। और उसे तैरना तक नहीं आता। हाँ, वो सच में डूबने लगता है, पानी के घूंट पीने लगता है। मौत उसके सामने खड़ी है। और तब वो लड़की, जिसे वो सजा देने दौड़ा था, उस उफनती नदी में एक पल की भी परवाह किए बिना
कूद पड़ती है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे डूबने से बचाती है और खींचकर किनारे लाती है। ये दृश्य रघुनाथ की मर्दानगी और उसके ज्ञान दोनों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल, लेकिन भगवंती किनारे पर लाकर भी अपना ताना मारने वाला स्वभाव नहीं छोड़ती। वो उसे हाफता हुआ देखकर हंसते हुए कहती है कि इस बुद्धू के आगे भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। अब यहाँ रुकते। कहानी में इसके बाद जो होता है उस पे मुझे एक बहुत गंभीर आपत्ति है। क्या आपत्ति है? ये सुनकर अपमान से पागल रघुनाथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। वो उठता है और भगवंती की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इतना जोरदार कि उसकी नाक से खून बहने लगता है। मेरा सवाल ये है कि ये तो सीधा सीधा शारीरिक हमला है, फिजिकल असॉल्ट है ये। क्या हम इस भयानक हिंसा को सिर्फ एक भावुक पल कहकर टाल सकते हैं? ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। मतलब मुक्का मारने के बाद सिर्फ पछतावा कर लेने से कोई इंसान हीरो बन जाता है क्या? मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। मैं समझ सकती हूँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अगर गुलेरी जी के लेखन को ध्यान से पढ़ें तो ये साफ हो जाता है कि कहानी रघुनाथ को किसी भी तरह से हीरो नहीं बना रही है। अच्छा, तो फिर ये मुक्का क्यों? ये मुक्का महज गुस्से का विस्फोट नहीं था। ये दरअसल उस खोखली पितृसत्तात्मक कंडीशनिंग के पूरी तरह ढह जाने का प्रतीक है। थोड़ा और समझाइए, पैट्रियार्कल कंडीशनिंग का ढहना कैसे? देखिए रघुनाथ एक ऐसा लड़का है जिसे बचपन से ये सिखाया गया है कि वो श्रेष्ठ है, वो पुरुष है, वो पढ़ा लिखा है। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? एक अनपढ़ गांव की लड़की उसका सरेआम मजाक उड़ाती है। बिल्कुल, और फिर जब वो डूबने लगता है तो वही लड़की उसकी जान बचाती है और फिर उसकी कमजोरी पर हंसती है। तो मतलब रघुनाथ का ईगो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि एक स्त्री उससे हर महीने में बेहतर कैसे हो सकती है। एकदम सही। शारीरिक ताकत हो या निडरता, वो उससे बेहतर थी। वो मुक्का उसकी हताशा और उसके भीतर बैठी हीन भावना का नतीजा है। यानी वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया था। हाँ, लेकिन कहानी इस हिंसा का जश्न नहीं मनाती है। जैसे ही मुक्का लगता है और खून बहता है, रघुनाथ की जीत का वो झूठा नशा एक पल में गायब हो जाता है। उसे अपराध बोध घेर लेता है। हाँ, हिंसा को सही नहीं ठहरा रहे, वे बस एक कमजोर और उलझे हुए इंसान का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख रहे हैं। यह आदर्शवाद नहीं बल्कि मानवीय कमजोरियों का यथार्थवाद है। बिल्कुल। ये स्पष्टीकरण इसे समझने में बहुत मदद करता है। कहानी में भी अमरीक रघुनाथ तुरंत जमीन पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन भगवंती उस खून बहती नाक के साथ भी नहीं झुकती। हाँ, वो ताना मारती है कि बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाते हो, और फिर वो वहां से भागने लगती है। लेकिन भागते हुए उसके पैर में एक बड़ा सा जहरीला कांटा गहराई तक चुभ जाता है। और यहाँ वो अपराध बोध रघुनाथ को सच में घुटनों के बल ला देता है। वो भागकर उसके पास जाता है। जो हाथ कुछ पल पहले हिंसा कर रहे थे, अब वही हाथ कांपते हुए बहुत सावधानी से उस कांटे को निकालते हैं। वो अपनी ही कमीज फाड़कर उसके खून बहते घाव पर कोमलता से पट्टी बांधता है। भगवंती जाते जाते फिर कहती है कि कांटा निकालकर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन रघुनाथ उस खून से सने कांटे को फेंकने के बजाय एक निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता है। मतलब ये कांटा सिर्फ पैर में नहीं चुभा था, ये रघुनाथ की आत्मा में चुभ गया था। बहुत गहरी बात कही आपने। इसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है। रघुनाथ की शादी का दिन आ जाता है। वो डरा हुआ है और अनिच्छा से मंडप में बैठा है। और फिर जब कमरे में घूंघट उठाई यानी मुंह दिखाई की रस्म होती है तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखता है। और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि भगवंती का होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता उस पल को। जिस लड़की की नाक पर उसने मुक्का मारा था, जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था, आज वही घूंघट ओढ़े उसकी पत्नी बनकर सामने बैठी है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद कमरे में एक खौफनाक और भारी खामोशी छा जाती है। कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाता। ये खामोशी बहुत भयानक है। वो दोनों अब पति पत्नी हैं, लेकिन अजनबियों से भी बदतर स्थिति में हैं। दोनों के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई है। ये खामोशी सिर्फ उन दोनों की व्यक्तिगत झिझक का नतीजा नहीं थी, ये उस दौर के पूरे सामाजिक ढांचे की खामोशी थी। वो कैसे? संयुक्त परिवार के प्रथा के कारण नए शादीशुदा जोड़े घर में चोरों की तरह मिलते थे। परिवार के दर्जनों लोगों के बीच उनके पास अकेले में बात करने या अपनी पुरानी गलतफहमियां दूर करने का कोई मौका ही नहीं होता था। ये तो मानसिक प्रताड़ना जैसा है। रघुनाथ वापस अपनी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चला जाता है, लेकिन उसका मन किताबों में नहीं लगता। उसके दिमाग में बस वही अपराध बोध घूमता रहता है कि मैंने उसे चोट क्यों पहुंचाई, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो महीनों तक उस कांटे को और नदी किनारे खराब हुई अपनी कीचड़ लगी पतलून को देखता रहता है।
ये पछतावा उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। वो अपनी गलतियों की आग में जल रहा था और अम्मी यही आग उसे परिपक्व बना रही थी। फिर आखिरकार होली की छुट्टियां आती हैं और वो घर लौटता है। बसंत का मौसम है और चारों तरफ रंग है। वो ठान लेता है कि वो इस बर्फीली खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ देगा। वो मौका पाकर भगवंती से अकेले में मिलता है। भगवंती अभी एक कोने में सर झुकाए बैठी है, कोई बात नहीं कर रही। रघुनाथ उसे उकसाने की कोशिश करता है। वो यहां तक कह देता है कि मुझे उस दिन पानी में डूब जाने देती तो अच्छा था, कम से कम आज एक घुटन तो नहीं होती। और तब भगवंती, जो महीनों से चुप थी, जवाब देती है। वो कहती है, अच्छा होता यदि मेरा कांटा न निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती। बाप रे। ये जवाब दिखाता है कि वो मुक्के की चोट को भूली नहीं है और उसका स्वाभिमान अभी भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। तब रघुनाथ उसे याद दिलाता है कि उस दिन नदी किनारे तुमने कहा था कि मेरे कांटा चुभेगा तो तुम निकाल दोगी। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो कहानी का चरम बिंदु है। हाँ, वो डायलॉग। वो अपने दिल की बात पूरी ईमानदारी से कह देता है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। अब तुम मेरी प्राण हो, मेरा कांटा निकाल दो। ये संवाद बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक ऐसे लड़के का पूर्ण आत्मसमर्पण था जो अपने झूठे अहंकार और अपनी अज्ञानता से बाहर आ चुका था, जो अपने बुद्धूपन से बाहर आ चुका था। हाँ, और इन शब्दों में जो सच्चाई थी उसे सुनकर महीनों की वो भारी खामोशी टूट जाती है। भगवंती का वो मजबूत और ताने मारने वाला आवरण पिघल जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दोनों के बीच की सारी दीवारें और सारी कड़वाहट ढह जाती है। गुलेरी जी ने जिस तरह से इस पूरी कहानी को बुना है वो सच में अद्भुत है। बहुत ही कमाल का लेखन है। वो संस्कृत के इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे, वेद और उपनिषदों के ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें नाक से बहता खून है और इतनी ठेठ जमीनी भाषा है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा थी। एक विद्वान होते हुए भी उन्होंने साहित्य को आम जनजीवन की भाषा में ढाला। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। लेकिन सिर्फ इन 3 कहानियों से ही उन्होंने हिंदी साहित्य में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो इस पूरी बात का असल मतलब क्या है? इस कहानी का सफर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। प्यार हमेशा किसी परिकथा जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कभी कभी एक बुद्धू लड़का अपनी सबसे बुरी गलतियों, अपनी शर्मिंदगी और एक बहुत गहरे पछतावे की आग से गुजरकर ही एक परिपक्व इंसान बन पाता है और एक सच्चा साथी बन पाता है। ये कहानी इंसानी जज्बातों की उथल-पुथल को बहुत ही बेबाकी से स्वीकार करती है। ये दिखाती है कि कैसे गलतियां हमें इंसान बनाती हैं। शायद वो जहरीला कांटा जो उस दिन भगवंती के पैर में चुभा था, वो असल में उन दोनों के दिलों में छुप गया था, ताकि उसे निकालने की दर्दनाक प्रक्रिया में वे एक दूसरे की असलियत को समझ सके और करीब आ सके। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले ये सोचना बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला लगता है कि उस कठोर समाज में जहां शादियां अक्सर अजनबियों के बीच थोप दी जाती थीं, जहां पति पत्नी के बीच उम्र भर एक औपचारिक दूरी बनी रहती थी। हाँ, जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि वो पैर में चुभा कांटा और नाक पर लगा वो भयानक मुक्का ही वो असल कारण था जिसने इस अनजान रिश्ते को एक असली और बराबरी का रिश्ता बनने का मौका दिया? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है। अगर वो कांटा नहीं चुभता, अगर वो हिंसक लेकिन सच्चा टकराव नहीं होता, तो क्या वे दोनों जीवन भर एक दूसरे के लिए सिर्फ पति पत्नी का एक मूक सामाजिक रोल निभाते रह जाते, बिना कभी एक दूसरे की असली रूह को जाने? ये एक ऐसा विचार है जो इस 100 साल पुरानी कहानी को आज भी हमारे सामने जिंदा कर देता है।